नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन गौरव ज्ञान धारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शाखा ओपीडी अर्थात ऑब्जेक्टिव पर्सन धारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, जैसा कि थंबनेल के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे कि आज समास का एक दूसरा भाग जो है, एक दूसरा भेद जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है तत्पुरुष। अंतिम कक्षा में हमने समास से संबंधित जितने भी कंसेप्ट, जो जो संकल्पनाएं थी, किस प्रकार से समास का अर्थ है, विग्रह क्या रहेगा, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, सामासिक पद या समस्त पद से शब्द से क्या अर्थ है, या वो किस, इसकी प्रकृति क्या है, इन भिन्न प्रकार के कंसेप्टों को हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास किया। तत्पश्चात हमने उसके भेदों की ओर अग्रसर हुए और समास में हमने अव्ययीभाव समास के लक्षण, उसकी विशेषताएं, किस तरीके से उनकी पहचान के नियम, उन नियमों को भिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से हमने इसे पुष्ट करने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। उम्मीद है मित्रों कि जो भी समाज से संबंधित अब तक जो क्लासें हुई है वो आपके लिए वाकई में जो है वो सहयोग करेगी। तो इसी कक्षाओं के इस दौर को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो समास है वो है तत्पुरुष समास। और इस तत्पुरुष समास के इस कंसेप्ट को यहां पर भी हम इसकी लक्षण, इसकी इसकी पहचान, इसकी जो है परिभाषाएं हैं और तमाम उदाहरणों के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास जो है वो करेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को, जिसमें हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। ठीक है मित्र, लीजिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम यहां पर सर्वप्रथम तत्पुरुष समास में तत्पुरुष के शाब्दिक अर्थ को समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको कई बार पहले भी समझाया हुआ है और हमेशा मेरी ये बात रहती है कि एक तो लगातार निरंतर प्रयास करने हैं, और उसके बाद जब भी आप कोई भी टॉपिक, चाहे वो कोई भी विषय हो, मैं बार बार रिपीट करता हूं इस कंसेप्ट को, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है ऐसे बालकों के लिए जो वाकई में किस तरीके से पढ़े। तो ध्यान रहे, जब भी आप कोई भी शीर्षक उठाए, चाहे वो जीके हो, चाहे कोई विषय हो, चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस शीर्षक को हमेशा जो है एक बेहतरीन तरीके से इसकी व्याख्यात्मक जो है समझ को विकसित करें। क्योंकि अधिकतम जब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जब उठता है तो हमेशा शीर्षक से उठता है, इसलिए शीर्षक की पहचान जो है तरीके से करें, उसकी व्याख्यात्मक परीक्षा करें, उसको एनालिसिस करें, उसका विश्लेषण करके उसको समझने का प्रयास करें। तो लीजिए, उसी टाइप को देखते हुए तत्पुरुष समास को यहां पर हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तत्पुरुष समास, यहां पर ये जैसा समास है, इसके शाब्दिक अर्थ, इसकी लक्षण, इसकी विशेषताओं को लेकर अपन बात करेंगे। तो लीजिए, तत्पुरुष को मैं यहां पर समझने का प्रयास करूंगा कि तत् का शाब्दिक अर्थ रहता है वह, और सेकेंड है पुरुष। पुरुष का मतलब है आदमी। अब वह आदमी अर्थात कह सकते हैं वह आदमी, या थोड़ा सा और आगे ले जाए तो दूसरा आदमी। तो दूसरा आदमी, ये एक शाब्दिक अर्थ जो है यहां पर निकल कर आता है, तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ। तो देखिए, तत्पुरुष समास को समझने के लिए सर्वप्रथम यहां पर मैं बात कर रहा हूं उस पूर्व पद की और उत्तर पद की, जो मैंने कंसेप्ट में बताया था कि प्रत्येक समास में जो है दो प्रकार के जो है पद रहते हैं, जिसे हम पहला पद और दूसरा पद या पूर्व पद या उत्तर पद से जाने जाते हैं। तो यहां पर देखिए, मैंने आपके सामने दो पद रखे हैं, अर्थात ये तत्पुरुष समास जो है ये अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो तत्पुरुष समास को ही प्रकट करता है, उसी के लक्षण की पहचान बताता है। तो यहां पर देखिए, इस शब्द में भी अपने आप में जो ये उत्तर पद है वो प्रधान है, इसलिए तत्पुरुष शब्द स्वयं तत्पुरुष समास का
एक अच्छा उदाहरण है, एक अच्छा उदाहरण रहेगा। इस तरीके से हम देख पाते हैं कि तत्पुरुष खुद जो है एक बेहतरीन एग्जाम्पल है तत्पुरुष समास का ही, क्योंकि इसमें तत्पुरुष में जो है दूसरा पद प्रधान रहता है। ध्यान रखें मित्रों कि तत्पुरुष समास में उत्तर या दूसरा पद जो है पद प्रधान रहता है, प्रधान रहता है। जैसा कि हम यहां पर देख पाए कि तत्पुरुष शब्द में ही दूसरा पद प्रधान है, अर्थात ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण रह सकता है तत्पुरुष समास का ही। इसको देख ले, फिर आगे चलते हैं और लीजिए इस कंसेप्ट को यहां पर आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान है और तत्पुरुष खुद एक शब्द जो है तत्पुरुष समास का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर हमारे सामने प्रकट होता है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर तत्पुरुष समास को और बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए ध्यान रखें कि तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास कुछ उदाहरणों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है वो दूसरा पद प्रधान रहता है और तत्पुरुष समास का वो उदाहरण रह जाता है। ठीक है, तो देखिए पूर्व पद और उत्तर पद, कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला है जैसे राज पुत्र आ रहा है। फिर है दूसरा हवन सामग्री ले आओ, हवन सामग्री ले आओ। या एक और उदाहरण गंगा जल लेकर आना। अब इस तरीके के ये कुछ उदाहरण है यहां पर जो तत्पुरुष समास को और पुष्ट करेंगे यहां पर। तो देखिए राजपुत्र आ रहा है, अब यहां पर किस तरीके से दूसरा पद जो है वो प्रधान है। ध्यान रहे मित्रों यहां पर कि अव्ययीभाव समास में मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो है प्रथम पद जो है वहां पर प्रधान रहता है। अव्ययीभाव समास में जो पहला समास था जहां पर जो है अव्ययीभाव समास में प्रथम पद जो है वो प्रधान रहता है, और यहां पर मैं कह रहा हूं कि तत्पुरुष समास में जो है दूसरा पद प्रधान रहेगा, अर्थात उत्तर पद जो है वो प्रधान रहेगा। उसी उत्तर पद किस प्रकार से प्रधान रहता है वो हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि देखिए राजपुत्र आ रहा है, मीन्स राजा नहीं आ रहा, राजा का पुत्र आ रहा है। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं कि राजा नहीं, राजा का पुत्र आ रहा है, पुत्र आ रहा है। तो यहां पर हम समझ पा रहे हैं कि दूसरा पद प्रधान है। क्यों? क्योंकि ये पुत्र तो दूसरे पद पे है, राजा प्रथम पद पे है, अर्थात यहां पर देखिए प्रथम पद गौण है, प्रथम पद गौण है और प्रथम पद गौण और दूसरा पद जो है वो प्रधान है। इस प्रकार से एक उदाहरण और हवन सामग्री। अब हवन मतलब कि जलती हुई, जलता हुआ वो जो हवन होगा वो तो बिल्कुल जलेगा, जलता हुआ होगा हवन, तो हमें वो थोड़ी चाहिए, हमें तो यहाँ पर सामग्री चाहिए जो हवन के लिए रहे, जो हवन को लगाने में जो है वो सहायता करे। ठीक है ना, तो यहां पर हवन सामग्री ले आओ मीन्स बात यह है कि जलता हुआ हवन नहीं बल्कि हवन की सामग्री, हवन की सामग्री चाहिए। क्या चाहिए? हवन की सामग्री चाहिए। अर्थात ये सामग्री जो है यहां पर ये भी उत्तर पद में ही है मित्रों, और यहां पर भी हवन जो है
जो प्रथम पद है वो गौण है, अर्थात यहां पर भी तत्पुरुष समास का ये एग्जाम्पल रह सकता है। अब है गंगा जल। अब यहां पर गंगा प्रथम पद है, लेकिन गंगा तो एक रिवर का नाम है, एक नदी का नाम है, तो हमें गंगा नदी थोड़ी चाहिए, हमें तो गंगा का पानी चाहिए, हमें गंगा का जल चाहिए, अर्थात यहां पर जल भी जो है उत्तर पद में रहेगा। तो यहां पर देखिए कि गंगा नदी नहीं, गंगा का जल, अर्थात गंगा का जल जो है यहां पर भी जो है ये उत्तर पद है, रहे उत्तर पद में विराजमान। इस तरीके से यहां पर पुत्र, सामग्री और जल तीनों ही उत्तर पद प्रधान है, तीनों ही उत्तर पद प्रधान है, और यहां पर जो है ये तत्पुरुष समाज के एक बेहतरीन उदाहरण बनकर हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं इस तत्पुरुष समास के कंसेप्ट को। देख लेते फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों कि यहाँ पर आप तत्पुरुष समास को बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे, और मैंने यहाँ पर तत्पुरुष समास में प्रथम पद को गौण बताते हुए और उत्तर पद को जो है मैं प्रधान बता रहा हूं, और किन किन उदाहरणों के माध्यम से इसको किस तरीके से उत्तर पद प्रधानता को समझना है, उस कंसेप्ट को इन उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत कर आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम एक बात और करते हैं कि ध्यान रहे तत्पुरुष समास में कारकों के विभक्ति चिन्हों, कारकों के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, परंतु कर्ता और संबोधन को छोड़कर, कर्ता और संबोधन को छोड़कर। ओके, इस प्रकार तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ध्यान रहे तत्पुरुष समास में जो कारक होते हैं उन कारक की विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, लेकिन कर्ता और संबोधन को छोड़कर जो कारक 8 प्रकार के हैं वो टोटल रहेंगे, लेकिन कर्ता और यहां पर संबोधन को हमें छोड़ना होगा, वो हमेशा तत्पुरुष समास के यहां पर भाग जो है वो नहीं माने जाते हैं, भेद नहीं माने जाते हैं। अर्थात इसके अलावा इन दोनों को छोड़कर जो भी कारक है 6 प्रकार के यहाँ पर शेष रहते हैं, वो 6 ही प्रकार यहाँ पर तत्पुरुष समास के भेद रहेंगे। तो लीजिए मित्रों, यहां पर मैंने क्या कहा कि तत्पुरुष समास में कारकों के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, कर्ता और संबोधन को छोड़कर। इस प्रकार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं उन 6 भेदों को। एक एक भेद को यहां पर हम देखेंगे और उसकी परिभाषा, उसके लक्षण, उसकी पहचान और नियम के अनुरूप बात करते हुए तमाम उदाहरणों के माध्यम से यहां पर पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। देख लिया एक बार, फिर आगे चलते हैं। तो ये था एक बेसिक आधार तत्पुरुष समास को समझने का कि किस तरीके से प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान, किस प्रकार से कारकों के विभक्ति चिन्हों का लोप, कर्ता और संबोधन को छोड़कर जो शेष 6 भेद बचते हैं कारकों के, वही तत्पुरुष समास के यहां पर जो है वो भेद रहेंगे। लीजिए अब समास के
अब तत्पुरुष समास के इस कंसेप्ट को और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं यहां पर इस स्लाइड के माध्यम से। देखिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद जो है वो प्रधान, उत्तर पद प्रधान हो, ये बात हम यहां पर बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो एक तत्पुरुष समास की जो एक बेसिकली एक आधारभूत जो यहां पर परिभाषा रहेगी मित्रों, वो क्या रहेगी कि प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान, वही अपने आप में तत्पुरुष समास रहेगा। नेक्स्ट है, इस समास में पहला शब्द बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण हो, ज्यादातर अधिकांश। फिर इसके विग्रह में इस शब्द के साथ में कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़, कर्ता और संबोधन को छोड़कर, ध्यान रखना मैंने अभी आपको बताया कि कर्ता और संबोधन विभक्ति चिन्हों को छोड़कर, विभक्तियों को छोड़कर, ध्यान रहे इस कंसेप्ट को समझना है यहां पर कि कारकों को विभक्ति लगती है और कारकों को छोड़ शेष सभी, मतलब कि 8 प्रकार के कारक अगर बचते हैं, यहां पर 6, 2 हमने यहां पे बता दिए कि इनको छोड़कर जो भी भेद है वो सभी विभक्तियों का लोप इस कारक में होगा और इस समास में होगा और वो तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल रहेगा। तत्पुरुष समास की पहचान हेतु हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ इसके लक्षण हो गए, अब हम इसकी पहचान, इसके नियमों को यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए, प्रथम पद गौण, सबसे पहली बात तो प्रथम पद गौण तथा दूसरा पद प्रधान हो, ये तो बात गाढ़ मान लेंगे, यदि उत्तर पद प्रधान है तो वो तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल रहता है। और आपको किस प्रकार से दूसरे पद की, जो उत्तर पद की प्रधानता है उसको बताना है, तो वो मैंने कंसेप्ट आपको उदाहरणों के माध्यम से यहां पर पुष्ट कर चुका हूं। इसमें सामान्यतः संज्ञा के साथ संज्ञा पद का योग होता है अथवा संज्ञा के साथ क्रिया पद का, जैसे शिवालय, देश निकाला, इस तरीके से इन वर्डों को आप यहां पर विग्रह करके आप तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल तक पहुंच सकते हैं। शिव का आलय, ठीक है ना, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण रहेगा। कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर आप किस तरीके से समझेंगे तो आपको हम आगे आगे जिस प्रकार के भेद आएंगे उन एक एक भेदों में इस प्रकार के एग्जाम्पलों के माध्यम से उनको हम पुष्ट करना चाहेंगे। तत्पुरुष समास में किसी कारक की विभक्ति रहती है परंतु समस्त पद में उसका लोप हो जाता है। देखो, तत्पुरुष समास में किसी भी कारक की विभक्तियां रहेगी, लेकिन जब उसका समास करेंगे, जब एक नए शब्द की रचना करेंगे, समस्त पद या सामासिक पद करेंगे तो उस समय उस व्यक्ति का लोप हो जाता है। जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत अर्थात तुलसी द्वारा कृत, अनेक बार विभक्ति के स्थान पर कई शब्द होते हैं और समास करने पर उन सभी का लोप हो जाता है। अनेक बार क्या होता है कि विभक्ति की जगह कोई भी शब्द भी आ सकता है, ऐसे भी एग्जाम्पल रहेंगे कि सर ये तो विभक्ति नहीं है, शब्द है, तो वहां उनका भी लोप होता है और समस्त पद या सामासिक पद में उनको हटाकर एक नए शब्द की रचना होती है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, अब सिर्फ उसमें मैं डूबा हुआ हटा दिया और सिर्फ दही बड़ा लग दिया। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स भी जो है यहां पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि ग्रामवासी, ग्राम में वास करने वाले जो वासी, ठीक है ना, लोग, तो वो ग्रामवासी कहलाएंगे। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि विभक्तियों के अलावा कोई शब्द मिल जाते हैं, उनका हम नोट करके इसको यहां पर समझ सकते हैं। देख लें, इससे फिर आगे चलते हैं। तो ये कुछ तत्पुरुष समास को समझने के नियम, इसकी परिभाषा, इसके लक्षण और विशेषताओं के आधार पर हमने यहां पर तत्पुरुष समास की पहचान को पढ़ा। उम्मीद है कि हम इन नियमों के माध्यम से तत्पुरुष समास को जो है वो पहचान पाएंगे। तो लीजिए मित्रों, मैंने आपको क्या कहा कि यहां पर कर्ता और संबोधन को छोड़कर इन 8 कारकों में से इन 2 कारकों को छोड़कर शेष सभी जो कारक शेष रहते हैं वे जो है तत्पुरुष समास के भेद रहते हैं। तो अब हम एक एक उस कारक विभक्ति चिन्हों के लोप के साथ ही एक एक यहां पर समास को पढ़ेंगे जो तत्पुरुष समास के भेद है, और उनको उदाहरणों के माध्यम से, परिभाषाओं के माध्यम से, उनकी लक्षणों के हिसाब से, उनकी पहचान के नियम के हिसाब से हम यहां पर सुस्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, ताकि तत्पुरुष समास से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षा में हमारे लिए बिल्कुल सहयोगी रहे और हम उसे सही उत्तर तक पहुंचा पाए। लीजिए,
अब ये तत्पुरुष समास के भेद, कारक के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कारक के आधार पर जो आठ भेद होते हैं, इसमें से कर्ता और संज्ञा, यहां पर संबोधन को छोड़ना है और शेष जो 6 बचते हैं वो, उसमें से 6 भेद है। इस आधार पर इसे व्याधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये व्याधिकरण, ध्यान रखना, व्याधिकरण तत्पुरुष समास, व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है कर्म तत्पुरुष। क्या है कर्म तत्पुरुष? तो कर्ता ने कर्म को का लोप होता है, किसका? को का। कर्म तत्पुरुष है, कर्म में हमेशा ध्यान रखना कि जो विभक्ति चिन्ह होगा वो होगा क्या? को। और यदि को है तो कारक का यह जो भाग है, कर्म जो कारक है, इसका जो विभक्ति चिन्ह होगा वो को होगा, और यहां पर तत्पुरुष समास में जब वो कार्य करेगा तो उसका लोप हो जाता है और एक नए शब्द की रचना हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो लीजिए यहां पर ये कुछ शब्द हैं जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल सहयोगी रहेंगे और आपको इस तत्पुरुष समास की जो कंसेप्ट है, जो कर्म तत्पुरुष से संबंधित है, उसको क्लियर करने का प्रयास ये करेंगे। तो लीजिए आपत्तिजनक, आपत्तिजनक को हम यहां पर विग्रह करते हैं। आपत्ति को जन्म देने वाला, आपत्ति को जन्म देने वाला, आत्मविस्मृत, आत्मा को विस्मृत करने वाला। फिर है चित्तचोर, चित्त यानी मन, चित्त को चोरने वाला। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। मित्रों ये वो उदाहरण है जो वाकई में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस प्रकार के उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं जो वाकई में प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। आप भी इसी प्रकार के जो उदाहरण है वो ढूंढे और यहां पर कर्म तत्पुरुष को जो है वो समझने का प्रयास करें। परलोक गमन, परलोक को गमन यानी जाना। गमन का मतलब क्या हो सकता है? जाना। रोजगार उन्मुख, रोजगार को उन्मुख। फिर है यहां पर वन गमन, फिर है यहां पर वन गमन, तो वन को गमन। फिर है हस्तगत, हाथ को गया हुआ। सुखप्रद, सुख को देने वाला। शरणापन, शरण को आपन। फिर लीलाधर अर्थात लीला को धारण करने वाला। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इन समस्त पदों का किस प्रकार से विग्रह हो सकता है, और विग्रह होते ही यहां पर ये कर्म का जो कारक चिन्ह को है वो हमें दिखता है। इसके लोप होने के पश्चात जो एक नए शब्द की यहां पर जो रचना हुई है वो समस्त के रूप में मित्रों, जैसा कि आपत्तिजनक, आपत्ति को जन्म देने वाला, आत्मविस्मृत, आत्मा को विस्मृत करने वाला, चित्तचोर,
चित्त को छोड़ने वाला, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला, परलोक गमन, परलोक को गमन, रोजगार उन्मुख, रोजगार को उन्मुख, इस तरह से वन को गमन, हाथ को गया हुआ, सुख को देने वाला, शरण को आपन, लीला को धारण करने वाला। इस तरीके से ये क्रम तत्पुरुष के जो एग्जाम्पल रहते हैं, किस तरीके से इनका विग्रह होता है और कौन सा कारक विभक्ति चिन्ह लोप होकर एक नए शब्द की रचना कर रहा है। तो उम्मीद है मित्रों आप इसे ढंग से समझ पाए होंगे। क्रम तत्पुरुष को देख ले, फिर आगे देखते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि कर्म तत्पुरुष समास में किस तरह से को का लोप होने के पश्चात समस्त पद का निर्माण यहां पर हो रहा है और किस तरीके से विग्रह हो रहा है। ध्यान रहे कि यहां पर को विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, एक नए शब्द की रचना हो रही है, अर्थात ये कर्म तत्पुरुष का एग्जाम्पल रहेगा। यदि प्रश्न कनिष्ठ जाता है तो इस प्रकार के आपको ऑप्शन मिलेंगे, उन ऑप्शनों को ढूंढना इस तरीके से होगा जब ही जाकर आप एक सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। ध्यान रहे कोई भी प्रश्न अपने आप में कम नहीं होता है, यदि आपको प्रश्न नहीं आता है तो आपके लिए पहाड़ बन जाता है, और पहाड़ जैसा क्वेश्चन हो और आपको यदि आता है तो वो आपके लिए बिल्कुल ही सरल और आसान जो है वो क्वेश्चन माना जा सकता है। तो प्रश्न की अपनी प्रकृतियां हैं। अगर आपको प्रश्न कोई जिसका उत्तर आप पहुंच पा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि आपने उसका अभ्यास कर रखा है। और यदि आपको नहीं आ रहा है सरल बीट प्रश्न की जो प्रकृति है बिल्कुल ही सरल अवस्था में, लेकिन आपको नहीं आ रहा है तो आपके लिए बहुत ज्यादा क्लिष्ट हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार का प्रश्न हो उसको उसी अंदाज से देखने का प्रयास करेगा कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न जो होते हैं वो सदैव जो है वो मोस्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट, करण तत्पुरुष। अब देखिए करण तत्पुरुष में इसमें करण कारक चिन्ह से के द्वारा का लोप होता है। ध्यान रखना यहां पर करण तत्पुरुष है और करण तत्पुरुष में से और के द्वारा का लोप होता है और एक नए शब्द की रचना जो है यहां पर मित्रों होती है। ठीक है, अब देखिए कि कुछ पद है, ये समस्त पद है, इनको हम देखते हैं विग्रह करके एक बार। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त, आनंद में, आनंद से युक्त, या कह सकते हैं कि आनंद से मय, मतलब कि युक्त कह सकते हैं इसे। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दत्त दिया हुआ, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, गुण युक्त, गुण से युक्त, गुणहीन, गुण से हीन, तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। ओके, फिर है दस्तकारी, दस्त से किया गया, दस्त से किया गया कार्य। फिर है दुख भरी, अर्थात दुख से भरी हुई। इनका विग्रह इस टाइप से होगा,
नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, पदयात्रा, पद यात्रा, पद के द्वारा यात्रा, पद के द्वारा यात्रा, महिमा मंडित, फिर महिमा से मंडित, मन चाहा, मन से चाहा, मदमाता, मद से मत हुआ। इस तरीके से यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो समस्त पद और विग्रह है करण तत्पुरुष के यह उदाहरण है, और से और के द्वारा, से और के द्वारा का लोप होकर एक नए शब्द का निर्माण जो है यहां पर हो रहा है, जो हम यहां पर तमाम उदाहरणों से समझ पाए हैं। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त, आनंदमय, आनंद से मय, ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दत्त, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, गुण से युक्त, गुण से हीन, तुलसी के द्वारा कृत। ध्यान रखना ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है और हर बार पूछा जाता है, ध्यान रहे ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, और यदि डीपली पूछे तो करण तत्पुरुष का उदाहरण है। सीधी सी बात यह है। आपको तत्पुरुष समास में ऑप्शन दे दें, यदि केवल तत्पुरुष समास आता है जब तो बैठ जाएगा, अदरवाइज क्या होगा कि यदि आपको तत्पुरुष समास के भेद ऑप्शन दे दे तो वो करण तत्पुरुष का एग्जाम्पल रहेगा। तुलसी कृत, ठीक है ना, तुलसी द्वारा कृत। दस से किया गया कार्य, दुख से भरी हुई, नेत्र से हीन, पद के द्वारा यात्रा, या महिमा से मंडित, मन से चाह, या मद से मत हुआ। इस तरीके से इन उदाहरणों के माध्यम से हम करण तत्पुरुष समास को यहां पर पढ़ पा रहे हैं। से और के द्वारा शब्दों का, इन विभक्तियों का लोप होगा और यहां पर समस्त पद जो है एक नए शब्द के रूप में यहां पर रचना उसकी होगी। इन तमाम उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझ पा रहे होंगे। एक बार देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक चीज और मित्रों ध्यान रखें कि तत्पुरुष समास में हमेशा क्या है कि करण तत्पुरुष में करण तत्पुरुष में जो से और के द्वारा का लोप तो होता ही है, के द्वारा का लोप और नए शब्द की रचना होती है, पर साथ ही इसमें ये जो करण तत्पुरुष में ये जो वर्ड है ये एक साधन या एक माध्यम बनकर आते हैं और कार्य करते हैं और एक नए शब्द की रचना करते हैं। साधन या माध्यम बनकर रहेंगे। तुलसी द्वारा कृत मतलब एक माध्यम बन गया। ईश्वर के द्वारा कृत, पद से द्वारा, पद के द्वारा जो है यात्रा, तो ये यहां पर आपको नहीं लगा कोई माध्यम, कोई साधन, इस तरह की जब भाव हो, जब साधन या माध्यम का भाव हो, वो ज्यादातर जो है अधिकांशतः वो तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल रहेंगे। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं साथ में इसी की करण तत्पुरुष के बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष में क्या होगा कि इसका जो कारक विभक्ति चिन्ह जो होगा, कारक विभक्ति चिन्ह जो होगा इसका वो रहेगा के लिए, के लिए। ये होगा इसका लोप होगा, के लिए का लोप और एक नए शब्द की रचना यहां पर होगी। लेकिन साथ ही ध्यान रखें कि संप्रदान तत्पुरुष में हमेशा ये जो होगा के लिए इसमें देने का भाव होगा। किसका? देने का भाव, देने का भाव पक्ष जो है वो रहेगा। यहां पर जब भी आपके सामने सेंटेंस रहेगा
जब इसका विग्रह करेंगे तो आपको यहां पर जो है देने के भाव भंगिमा यहां पर नजर आएगी, अर्थात के लिए का लोप बनकर संप्रदान तत्पुरुष में हम उन उदाहरणों को देखेंगे जो संप्रदान तत्पुरुष में एक देने के भाव को लेकर या इनकी विभक्तियों का लोप बनने के पश्चात एक नए शब्द की रचना करते हैं। तो लीजिए मित्रों एक बार देख लें इसे, फिर हम चलते हैं संप्रदान तत्पुरुष की ओर। अब है अपना संप्रदान तत्पुरुष। अब देखिए संप्रदान तत्पुरुष मैंने आपको बता दिया कि कारक चिन्ह के लिए का लोप, के लिए का लोप और साथ में देने का भाव, देने का भाव, इन बात को विशेष तौर से आप ध्यान में रखें, तब जाकर ही आप ढंग से जो है यहां पर समास विग्रह कर पाएंगे और समझ पद तक पहुंच पाएंगे और आप यह भी निश्चित कर पाएंगे कि हां ये संप्रदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। अगर केवल तत्पुरुष पूछे तब तो आप इसमें भिन्न प्रकार के उदाहरण सभी तत्पुरुष में जाएंगे, लेकिन यदि तत्पुरुष में भी भेद पूछे तो वहां पर आपको इन विशेष बातों का ध्यान रखना है, साधन, माध्यम, देने का भाव कहां पर है, तब ही आप जो है उसके सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब इन्हें ये तो हम समझ चुके हैं कि संप्रदान कारक में चिन्ह के लिए का लोप होता है और उसमें देने का भाव रहेगा, जो हम देखेंगे यहां पर किस तरीके से देने का भाव निकल के साथ सामने आता है। जैसे कि देखिए अनाताल्य, विग्रह, अनाथों का आलय, अनाथों का या अनाथों के लिए, या नहीं के लिए होगा यहां पर, अनाथों के लिए आलय। क्लियर है? आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। कर्णफूल, कर्ण मतलब कि कान, ठीक है ना, कर्ण मतलब कि कान, के लिए फूल। फिर नेक्स्ट गुरु दक्षिणा। यहां आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से देने की भाव सामने आ रहा है। गुरु के लिए दक्षिणा। फिर है देवालय, देवों के लिए आलय, या कह सकते हैं देव के लिए आलय, देव के लिए आलय। फिर है परीक्षा केंद्र, तो परीक्षा के लिए आलय, परीक्षा देने के लिए भवन, आलय, परीक्षा केंद्र, ठीक है ना, परीक्षा के लिए केंद्र, आलय नहीं केंद्र। परीक्षा के लिए केंद्र, परीक्षा देने के लिए केंद्र, तो देने का भाव है, इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, बाला अमृत, बालकों के लिए अमृत, बालकों के लिए अमृत, बालकों के लिए अमृत। फिर है बलि पशु, बलि के लिए पशु। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। व्यायामशाला, व्यायाम के लिए शाला। शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र। और हवन के लिए
सामग्री। अब देखिए हवन के लिए सामग्री, अब हवन में क्या करना है कि हम जो भी सामग्री लाएंगे वो सामग्री जो है आग को समर्पित करनी है, मतलब कि देने का भाव है। यहां पर भी हवन के लिए सामग्री मतलब हवन को क्या करनी है, वो सामग्री पहुंचानी है ताकि हवन हो, देने का भाव, अग्नि को सौंपने का काम। इस तरीके से कह सकते हैं हम इन उदाहरणों के माध्यम से कि यहाँ पर के लिए का लोप हो रहा है और देने का भाव उभर कर सामने आ रहा है। इन तमाम उदाहरणों के माध्यम से हमने देखने का प्रयास किया कि यहाँ पर देने का भाव और के लिए का लोप होकर एक समस्त पद में एक नए शब्द की रचना जो है वो मित्रों हो रही है। इन उदाहरणों के माध्यम से अनाथ आलय अनाथों के लिए आलय, आराम कुर्सी आराम के लिए कुर्सी, कर्ण फूल कर्ण कर्ण अर्थात कान के लिए फूल, गुरु के लिए दक्षिणा देने का भाव, देवों के लिए आलय, गुरु के लिए दक्षिणा, परीक्षा के लिए केंद्र, बालकों के लिए अमृत, बलि के लिए पशु, यज्ञ के लिए शाला, व्यायाम के लिए शाला, शपथ के लिए पत्र, हवन के लिए सामग्री। तो इस प्रकार से यहां पर आज हमने जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके तत्पुरुष समास को जो है मैंने बेहतरीन तरीके से भिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसकी पहचान, नियम और परिभाषाओं के माध्यम से इसको पुष्ट करने का प्रयास किया। तत्पश्चात इसके तीन भेद किस प्रकार से रहते हैं, इन तीनों भेदों को भी उनके नियम, लक्षण और पहचान नियमों के अनुसार भिन्न उदाहरणों के माध्यम से उन नियमों को लगाकर आप देखने का भाव देखा, जिसमें मैंने स्पेशली आपको जो है करण तत्पुरुष में आपने देखा कि किस तरीके से साधन या माध्यम का भाव जो है यहां पर देखा जाता है और संप्रदान में एक देने का भाव और के लिए का लोप होने के पश्चात एक नए शब्द की रचना जो है यहां पर होती है। तो एक बार देख ले मित्रों इसे। तो उम्मीद है मित्रों की आज की कक्षा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रही होगी। आज हमने यहां पर तत्पुरुष समास को अच्छे तरीके से विश्लेषण करते हुए इसके तीन जो भेद है उनको पढ़ने का प्रयास किया तमाम उन्नों के माध्यम से। आशा है कि आप इसे समझ पाए होंगे। तो लीजिए मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, जब तक के लिए नमस्ते नमस्कार।